नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी डराने वाली भूतिया कहानी में जिसके बारे में आप लोगों ने शायद कभी भी नहीं सुना होगा। एक ऐसी आत्मा जो कि बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन किसी के पीछे पड़ जाए तो उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। चाहे वह इंसान हो, पेड़ पौधे हो या कोई भी चीज हो, बस उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। बड़ी बड़ी चीजों को वह नुकसान कर देती है यूं चुटकियों में। आज की जो भूतिया कहानी है यह एकदम से डिफरेंट कहानी है। बहुत कम लोग इस भूत के बारे में जानते हैं। आखिर यह भूत कौन सा भूत है और यह क्या क्या कर सकता है, आपको वीडियो के आखिरी में पता चलेगा। तो आप लोग इस कहानी में बने रहिए और कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देर किए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में कुमार संदीप नाम का लड़का था जिसकी एज मात्र 18 साल की थी। उसके घर में उसकी विधवा माँ जो कि पैर से अपंग थी और एक छोटी बहन जिसका नाम सुमन और एज 15 साल, मात्र 15 साल की वह लड़की थी। उसके साथ भी बहुत कुछ घटित हुआ जो कि आपके अंतर आत्मा को कपा देगा। तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इनकी जिंदगी में ऐसी कौन सी तूफान आई जो इनकी जिंदगी ही बदल दी। दोस्तों, कुमार संदीप अपने गांव में मजदूरी करता था। वह बहुत गरीब था, मतलब उसके इतना गरीब कोई भी नहीं हो सकता था। वह दिन भर लोगों के यहाँ काम करता था। जो उसको दिहाड़ी मिलती थी उससे उसका घर चलता था। अगर एक दिन बीमार पड़ गया, काम पे नहीं गया, तो उसको कुछ भी नहीं मिलता था और वह और उसकी परिवार भूखे सोते थे। मतलब इनकी दशा बहुत ही ज्यादा खराब थी। कुमार संदीप की माँ अपंग होने की वजह से कुछ नहीं कर सकती थी और कुमार संदीप अपनी बहन को किसी के घर नहीं भेजता था काम के लिए। वह डरता था क्योंकि उसकी बहन बहुत ही भोली भाली थी एंड सुंदर दिखती थी। उसको डर था कि कोई इसका फायदा उठा लेगा। बेचारा अकेले बहुत मेहनत करता था। उसका जो घर था वह मिट्टी का बना हुआ घर था। नीचे मिट्टी थी, ऊपर से खपरेला था। गांव में एक तरह का ईंट होता है जो कि पतला पतला होता है, उससे ना छत छाया जाता है। हम लोग तो खपरेला बोलते हैं, आप लोग का पता नहीं। तो उसके यहाँ नीचे मिट्टी का घर, मतलब मिट्टी का कमरा, और ऊपर खपरेला था। उसके पास 2 कमरे थे। एक कमरे में उसकी माँ और बहन, एक में वह सोता था। धीरे धीरे समय कट रहा था। ये जो खपरेला का घर था उसके दादाजी का बनाया हुआ था। उसके फादर बचपन में ही गुजर गए थे। कुमार संदीप बहुत ज्यादा मेहनत करता था और कोशिश करता था कि थोड़े पैसे बचा के जो मेरा छत है उसको दोबारा खपरेला से ढकवा दो ताकि यह बरसात में ना चूहे। उसका जो छत था वह बरसात में चूता था। बहुत ही पहले का बना हुआ मकान था, इसीलिए जरूरत थी उसकी मरम्मत की, लेकिन इन लोगों के पास पैसे तो थे नहीं। धीरे धीरे टाइम कटा, बरसात का मौसम आया तो कुमार संदीप और उसकी माँ को बहुत टेंशन होने लगा कि कैसे हम लोग रहेंगे। इस बार बरसात में यह छत कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और यह गिर जाएगा। रात कैसे कटेगी? ये लोग बरसात में रात भर पानी इकट्ठा हो जाता था ना, तो उसको निकाल के फेंकते थे। कुछ ना कुछ लगाते थे ताकि जो पानी है जो छत से टपक रही है वह किसी बर्तन में आ जाए। 1-1.5 सप्ताह कटा बरसात में। फिर कुमार संदीप को लगा कि नहीं, अब छत और अधिक पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि पानी कंटिन्यूअस हो रहा था। तो उसने प्लान किया कि मैं जाता हूँ सेठ के यहाँ, जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ, और उसको बोलता हूँ कि थोड़ा पैसा दे दे ताकि मैं अपनी छत की मरम्मत करवा लूं। वह दौड़ता हुआ गया सेठ के पास, सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने मना कर दिया, बोला कि नहीं पैसे नहीं है। फिर कुमार संदीप जिसके साथ काम करता था राजमिस्त्री, उसके पास गया और बोला, भैया प्लीज मेरा मदद कीजिए।
राजमिस्त्री ने पूछा कि क्या करना है बताओ। कुमार संदीप ने बोला कि मैं जा रहा हूँ चिमनी पे, वहां से कुछ खपरेला लाता हूँ उधारी और मैं बाद में चुका दूंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे छत की मरम्मत कर दीजिए, धीरे धीरे मेरे पगार में से आप पैसा काट लीजिएगा। आप ही तो देते हैं ना, थोड़ा थोड़ा काट लीजिएगा, हम लोग एक टाइम खा के और एक टाइम बिना खाए रह सकते हैं। यह सुनने के बाद से राजमिस्त्री ने कहा कि अरे पागल है क्या, मैं ऐसे ही कर दूंगा, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, जाने दे, मैं तेरे लिए फ्री में भी काम कर दूंगा। एक काम कर, तू जा चिमनी से खपड़ेला ला। वह लड़का गया चिमनी के आदमी के पास जिसकी चिमनी थी, उसके चरणों में गिर के बोला कि भैया कुछ समय के लिए कुछ खपड़ेला दे दो ताकि मेरे छत की मरम्मत हो जाए, बाद में मैं कमा कमा के भर दूंगा। अगर नहीं भर पाया तो जिस जगह पे मेरा घर है वह जमीन मैं तुम्हें लिख दूंगा। अभी फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए तुम मुझे कुछ खपड़ेला दे दो। वह चिमनी वाला इंसान मदद तो नहीं किया बट बहुत ज्यादा बेइज्जती करके कुमार संदीप को वहां से भगा दिया। कुमार संदीप अपनी माँ की गोद में बैठा और बहुत रोया और माँ को बोला कि माँ मैं क्या करूँ, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा और बरसात के टाइम में हम लोग कैसे रहेंगे, तुम तो देख रही हो घर की हालत, मैं तुम्हारी हालत देख रहा हूँ जो कि बर्दाश्त के बाहर है। मैं चाहकर भी शहर कमाने नहीं जा सकता, अगर शहर चला जाऊं तो तुम लोग का ध्यान कौन रखेगा और तुम लोग क्या खाओगे, कैसे रहोगे, मुझे बहुत डर है माँ। कुमार संदीप की माँ ने उसे समझाया और बोला कि बेटा अगर भगवान ने हमें धरती पे भेजा है तो कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, तू शांत हो जा। बेटा माँ के पास ही पड़ा रहा और ये लोग रोते गाते रात में सो गए। इन लोगों को नहीं पता कि इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। उस रात उस घर में उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया, सब एक दूसरे को देख के रो रहे थे और अपनी दशा पे रो रहे थे। एक ही कमरे में तीनों लोग थे। रात के करीबन 3 या 4 बज रहे होंगे, उस समय भयानक तूफान और आंधी आया। सारे लोग नीचे सो रहे हैं, जो छत था वह टूटा और गिर गया, साथ ही साथ कुमार संदीप उसमें धंस गया। जब सुबह में लोगों ने देखा कि छत गिर चुका है, घर के सदस्य दिख नहीं रहे हैं, तो लोगों ने मिट्टी वगैरह हटाया, तब लोगों ने पाया कि तीनों बेहोश पड़े हैं। बाद में लोगों ने इन तीनों को बाहर निकाला, उसके बाद से होश में लाने की कोशिश किया। कुमार संदीप की माँ और उसकी बहन सुमन, ये दोनों बच गए थे। बेचारा कुमार संदीप उसी में दम तोड़ दिया था। अब घर में रोना पीटना स्टार्ट। गांव वाले भी इस सीन को देख के अंदर से कांप गए क्योंकि बहुत ही ज्यादा भयानक था। फिर होना क्या था, कुमार संदीप की बॉडी पड़ी रही। इवनिंग हो गया, कोई भी उसे उठा के अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले गया। माँ और बेटी क्या करे अकेले। इन लोगों ने ही सोचा कि कुछ हमें ही करना पड़ेगा, बेटे की बॉडी को कब तक रखेंगे घर में। इन लोगों ने बांस का इंतजाम किया, अर्थी खुद बनाया, उस पे अपने बेटे को लेटाया, लेकिन इन दोनों से वह उठ नहीं सकता था। इसीलिए सिरहाने बैठ के माँ और बहन दोनों रो रहे थे। यह सीन देखकर गांव के कुछ दयालु लोग उसके बॉडी को ले जाकर सुबह में बगीचा में अंतिम संस्कार वगैरह कर दिए। इधर माँ और बेटी भूखे रह रहे थे। कभी कोई कुछ दे दिया खाने के लिए तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे पड़े हैं। ऐसे ही 15 से 20 दिन बीत चुके थे। इनकी दशा थी ना, वह बहुत ही खराब थी। और इनकी दशा देखकर सुमन की पड़ोसी, जो कि भाभी लगती थी, उसने सुमन की माँ को बोला कि देखिए चाची जी, कब तक आप ऐसे रहिएगा, आप कुछ कर नहीं सकती, बेटी किसी लायक नहीं है, एक काम कीजिए, अपनी बेटी की शादी कर दीजिए, बाद में मैं आपकी देखरेख कर लूंगी। सुमन की माँ बोली कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही कम एज की है, ऐसे कैसे शादी कर दे, और कौन करेगा इतनी कम एज की बेटी से शादी। तो
उस औरत ने बताया कि देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही कास्ट में एक आदमी है जो कि आपकी बेटी का हाथ थाम लेगा। सुमन की माँ को एक आशा दिखी कि चलो बेटी को कोई ना कोई तो अपना ही लेगा। सुमन की माँ ने पड़ोसी से पूछा कि कौन है वह इंसान और क्यों मेरी मदद करना चाहता है। सुमन की भाभी ने खुलकर बताया कि देखिए चाची जी, वह कोई और नहीं मेरा भाई है जो कि 40 साल का है और उसके 5 बच्चे हैं और बच्चों की देखरेख के लिए और भाई को एक औरत की जरूरत है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सुमन से शादी हो जाएगी तो वह मेरे घर में राज करेगी, बच्चों का देखभाल करेगी और भाई को एक सहारा हो जाएगा। यह सुनने के बाद से सुमन की माँ कांप गई और बोली कि ना, ये संभव नहीं है। इतने एजेड इंसान से मैं अपनी छोटी सी बच्ची की शादी कैसे कर सकती हूँ, यह बहुत ही कम एज की है। तब उस औरत ने सुमन की माँ को पाठ पढ़ा दिया। उसने बोला कि देखिए, अगर आप ऐसे अपनी बेटी को लेकर गांव में रहेंगी तो किसी न किसी की नजर पड़ेगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही देगा ना। तो बेहतर है कि एक इंसान के हाथ दे दीजिए। और रहा सवाल एज का, तो हम लोग मंदिर में शादी कर देते हैं और जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तब ससुराल चली जाएगी। फिलहाल आप इसको गाँव ना रखिए। यह सुनने के बाद से सुमन की माँ ने बोला कि ठीक है, 1-2 दिन का टाइम दो, सोच के बताते हैं। सुमन की माँ बहुत सोची, बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद से उन्होंने फैसला लिया कि ठीक है, आज नहीं तो कल बेटी की तो शादी होगी ना, और ऊपर से यह गावना मेरे यहाँ ही रहेगी। जब यह 18 साल की हो जाएगी तब जाएगी, तो क्यों ना शादी कर देते हैं। जैसे ही सुमन की माँ का हाँ हुआ, उस औरत ने अपने भाई को बुलाया और मंदिर में शादी कर दिया। शादी हो जाने के बाद से सुमन 1 से 1.25 महीना मैके में रही और उसके बाद उसका पति आया उसे बुलाने के लिए। सुमन की माँ बोली कि नहीं, अभी हम विदा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही कम एज है। लेकिन वह इंसान माना नहीं, वह जबरदस्ती करने लगा और बोला कि मेरी बीबी है, इस पे मेरा हक है, मैं जब चाहूँ इसे लेके जा सकता हूँ, तुम नहीं रोक सकती। गांव के लोग इकट्ठा हुए और पंचायत इकट्ठा हुई। पंचायत ने फैसला लिया कि हाँ, बात तो सही है, उसकी बीबी है, उसका हक है, वह लेके जाएगा। लेकिन सुमन की माँ के अंदर क्या चल रहा था, पंचायत में कोई भी इंसान इस चीज को नहीं समझ पाया। फिर सुमन ससुराल चली गई। इधर सुमन की माँ अकेली पड़ गई। जो सुमन की भाभी थी, जो थोड़ा मोड़ा खाना वगैरह देती थी, उसने खाना वाना भी देना बंद कर दिया। वह दया इसलिए दिखा रही थी ताकि उसके भाई की शादी हो जाए। अब क्या, शादी हो गया, अब बात खत्म। सुमन की माँ भूखे रहती थी, तड़पती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। धीरे धीरे 1-1.5 महीना के अंदर उस औरत ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। आने वाले 6-7 महीने बाद पता चला गांव वालों को कि सुमन भी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं, क्योंकि सुमन अपने ससुराल में थी और जो कुछ भी हुआ, अंतिम संस्कार वगैरह, चाहे उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके ससुराल वाले जानते हैं। कोई अपना तो था नहीं पूछताछ करने के लिए। यहाँ पर इस घर के सारे मेंबर एक एक करके दुनिया छोड़ दिए। दोस्तों, 1-1.5 सप्ताह के बाद से सुमन के 2 पड़ोसी थे जो कि आपस में लड़ रहे थे 5 कट्ठा जमीन के लिए। जिस जमीन पर इन लोगों का घर था, कुमार संदीप का, वह जमीन 5 कट्ठे का था। दोनों पड़ोसी बोल रहे थे कि मैं लूंगा, मैं नजदीकी पड़ोसी हूँ, तो सामने वाला बोल रहा था कि नहीं, मैं लूंगा। ये दोनों फावड़ा लेके गए जमीन की खुदाई करने के लिए और बंटवारा के लिए, और एक पड़ोसी ने फावड़ा मारा जमीन पर। जहां पर फावड़ा पड़ा वहां पर अचानक से एक बहुत ही भयानक हवा उठी और वह हवा ऐसे गोल 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 राउंड करते हुए उस इंसान को अपने में लेकर दूर बगीचा की तरफ भागी। दूसरा पड़ोसी देखा तो दंग रह गया। वह अपनी बीवी के साथ कमरे में भागा। औरतें जो थी वह आपस में लड़ रही थी जमीन के लिए, मर्द जो थे वह आपस में लड़ रहे थे।
दोस्तों, जो हवा थी जिस इंसान को लेकर बगीचा में भागी थी, वह सुमन के पड़ोसी वाले भाई थे, जिनकी वाइफ ने सुमन की शादी कराई थी अपने भाई से। वह इंसान पूरा दिन नहीं मिला, गांव वाले ढूंढते रहे लेकिन मिला नहीं। इवनिंग में उसकी बॉडी बगीचा में पड़ी थी। किसी की नजर गई तो उसकी बॉडी को उठा के घर पे लाया गया। घर वाले देखे तो दंग रह गए, क्या हुआ उसके साथ किसी को पता नहीं। दोस्तों, पूरे गांव में यह फैल गया एक न्यूज की तरह कि एक हवा उस इंसान को उड़ा के ले गई और बाद में उसको फेंक गई, जो कि अभी जीवित नहीं है। उसका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। 1-2 दिन के बाद जो दूसरा वाला पड़ोसी था, वह लकड़ी लेकर बगीचा से घर की तरफ आ रहा था। अचानक से उसका हाथ और पैर मुड़ने लगा और वह वहीं पे गिर गया लकड़ी के साथ ही। किसी की नजर पड़ी तो लोग उसको उठा के घर पे लाए। उसका हाथ पैर ऐसा मुड़ा था जैसे कि उसको लकवा मार गया हो। उसकी आंखें एकदम रेड हो गई। उसकी वाइफ ने जैसे देखा कि पति की ऐसी हालत है तो उसने तुरंत सरसों, मिर्चा, लवंग वगैरह लिया, सूखा मिर्चा, और अपने पति का सर ऐंच कर उसको जला दिया। थोड़ा तो सुधार आया पति में। फिर उस औरत को लगा कि मेरे पति को किसी ऊपरवार हवा ने पकड़ा है। वह दौड़ती हुई गई और तांत्रिक को बुला के लाई। तांत्रिक घर पे आया तो उसने इस गुत्थी को सुलझाया और बोला कि हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं। इनके ऊपर एक आत्मा का वास है जो कि इनके शरीर में है। वह तभी छोड़ेगा जब यह इंसान दुनिया छोड़ेगा। उस औरत ने पूछा कि मेरे ही पति के साथ क्यों? मेरे पति ने क्या बिगाड़ा है? क्यों आत्मा ने पकड़ा है? इसे आप छोड़ाइए। तांत्रिक पूछा आत्मा से कि भाई क्यों पकड़ लिए हो? तुम कौन हो? आखिर इन्होंने क्या बिगाड़ा है? तब आत्मा एक भयानक रूप ली और उठकर चरपाई पे बैठ गई। फिर उस आत्मा ने बताया कि मैं कुमार संदीप हूँ और ये सारे लोग मेरे जमीन के लिए लड़ रहे थे। जब मेरी फैमिली यहाँ पे तड़प रही थी तब किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा, उसको इन लोगों ने मार दिया और आज मेरी जमीन भी हथिया रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तो इसे मार के ही दम लूंगा। यहाँ पर आत्मा में और तांत्रिक में बहुत ज्यादा बहस हुई। तांत्रिक ने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उस आत्मा ने एक झटके में ही उस इंसान को वहीं पर हटा डाला। अब घर में रोना पीटना स्टार्ट हो गया। जो गांव के लोग थे वे सारे लोग मिलकर उस इंसान को ले गए बगीचा में और अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। उस टाइम के बाद से वह आत्मा आजाद हो गई थी। लोगों ने तांत्रिक से पूछा कि इसका उपाय क्या है। आज यह आत्मा 2 लोगों को मारी है, कल को और लोगों को मारेगी, कुछ तो उपाय बताइए। ये जो चीज थी यह तांत्रिक से परे थी। उसने बोला कि आत्मा किसी के बॉडी के अंदर हो तो वो पकड़ना आसान है, अगर वह आजाद है, कभी कहीं और है कभी कहीं और है, तो हम उसे नहीं पकड़ सकते। बेहतर होगा कि आप लोग किसी जानकार पंडित को बुलाइए और पूजा पाठ वगैरह कराइए और उसकी आत्मा को एक स्थान दे दीजिए और जो कुछ भी मांग रही है उसकी पूर्ति कीजिए। जैसा तांत्रिक ने सुझाव दिया लोगों ने वैसा ही किया। जो आत्मा थी वह शांत हो गई। उसने कुछ चीजें गांव वालों से मांगे जो कि गांव वालों ने पूरा कर दिया। उसके बाद से वह अपनी ही जमीन में रहने लगी, कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करती थी। अगर उससे कोई भी पंगा लेता था तभी वह किसी इंसान के पीछे पड़ती थी, वरना शांत रहती थी। दोस्तों, ये जो आत्मा थी यह कोई नॉर्मल आत्मा नहीं थी, यह एक तरह का बवंडर भूत था। बवंडर भूत उसको कहते हैं जो एक ही जगह पर खड़ा होकर गोल 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 घूमे, और यह भूत ज्यादातर गांव में खेत खलियान वगैरह में देखे जाते हैं। यहाँ पर कुमार संदीप बवंडर भूत इसलिए बना क्योंकि उसकी जो आत्मा थी ना वह हवा और पानी की वजह से गई थी। तूफान बहुत तेज था उस रात और छत गिरा जिसमें वह दबकर
दुनिया छोड़ दिया। इसीलिए उसकी आत्मा भवंडर आत्मा के रूप में आई और यह बात पूरे गांव वाले जानते थे। तो दोस्तों, इस पर आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।